स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज आने वाला है बजट। जी हां, इसके लिए हम लेकर आए हैं 1 घंटे की मेगा कवरेज बजट ब्रेकफास्ट में। आज के खास शो में हम आपको बताएंगे कि बजट में क्या क्या होगा खास, किन सेक्टर्स को मिलेगा ग्रोथ बूस्टर, साथ ही बजट से पहले किन स्टॉक्स पर आपको रखना है फोकस। इसके अलावा जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे बजट से पहले बाजार में क्या हो आपकी रणनीति से। चलिए शुरू करते हैं आज की बजट ब्रेकफास्ट। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ मेरी पूरी मार्केट रिसर्च टीम जुड़ चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे जितने भी दिल्ली, मुंबई, जितने भी दूसरे लोकेशन से हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी अपनी एक्सक्लूसिव खबर और बेहतरीन कवरेज के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम एक एक करके जानेंगे कि आज बजट के दिन आपके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें आने वाली हैं और कमाई का मौका आपको कहां मिलने वाला है। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से फिलहाल किस प्रकार के संकेत नजर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा है कि हमारा जिस तरह का मूड मिजाज है, यहां पर जितने एक्साइटेड हम हैं बजट 2022 को लेकर, एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से भी हमने देखा है कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ, अच्छा खासा दमखम बनते हुए नजर आया है। सुबह के सत्र की अगर बात करें तो हमने एसजीएक्स निफ्टी में तकरीबन 150 से 170 अंकों की स्ट्रेंथ बनती हुई देखी है। इसके अलावा एशियन मार्केट्स की बात करें, अधिकतर मार्केट्स तो यहां पर खैर छुट्टियों पर है, लेकिन अगर जापानीज मार्केट की बात करें तो यहां पर कुछ तगड़े डेटा निकल कर आए हैं। 340 अंकों की स्ट्रेंथ इस समय निकेई में दिखाई दे रही है। डाउ, नैस्डैक फ्यूचर्स हाँ थोड़े से सुस्ताने के मोड में, लेकिन अमेरिकी मार्केट से हमने कुछ बेहतरीन नंबर्स यहां पर बनते हुए देखे हैं। और यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण डेटा इवेंट्स हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। तो कहाँ कहाँ एक्शन रहने वाला है, कमोडिटी मार्केट में कहाँ नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, वैसे तो बजट के लिहाज से आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि अमेरिकी मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से एंड कमोडिटी मार्केट से कैसे संकेत बनते दिख रहे हैं? एब्सोल्युटली, और हमारा बजट है तो ग्लोबल मार्केट्स भी इसके लिए एक्साइटेड है और अच्छे मूड मिजाज में आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से देखें तो एक बढ़िया रिबाउंड हमारे बाजारों में और ग्लोबल मार्केट्स में आपने आते हुए देखा, और ऐसा ही एक्शन कल शाम अमेरिकी बाजारों में मिल रहा है। जैसे आप बता रही थी, आज एशिया के काफी सारे बाजार बंद है, चीन तो खैर पूरे हफ्ते ही बंद है, पर अमेरिकी बाजारों में भरपूर एक्शन था। 400 अंक उछलकर लगातार दूसरे दिन डाउ दिन की ऊंचाई पर आपको बंद होते हुए दिखा, तो ये एक बढ़िया संकेत है। 2 दिनों में लगभग 1000 अंकों की तेजी आपने डाउ में आती हुई देखी। बट एक बार फिर से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लीड कर रहे थे। परसों हमने देखा कि करीब 3-3.25% की बढ़त नैस्डैक में थी, कल शाम को ऑलमोस्ट 3.5% की बढ़त आपने नैस्डैक में देखी। तो 2 दिनों में इस बढ़िया रिबाउंड आईटी स्टॉक्स में आपको आते हुए दिखा। इसके अलावा S&P 500 ऑलमोस्ट 2% ऊपर था, स्मॉल कैप रसल 2000 3% उछल कर आया, बॉन्ड यील्ड 1.8% के करीब पिछले 2 दिनों से स्टेबल रही है। तो अच्छे संकेत हैं और चौतरफा तेजी 2 दिनों से अमेरिकी बाजार में आप आते हुए देख रहे हैं। अब कल के कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? टेस्ला इस एक शेयर में 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है यूएस की, तो आप मान सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। उस एक शेयर में कल 10% का उछाल आते हुए दिखा, क्योंकि क्रेडिट स्विस ने इन्हें अपग्रेड किया था। नतीजों के बाद काफी कमजोर रहा था टेस्ला। नेटफ्लिक्स जो नतीजों के बाद 22% फिसला था, कल 11% ये शेयर उछला है क्योंकि सिटी ने अपग्रेड कराया। तो अब ये दिग्गज ब्रोकर्स मान रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही करेक्शन आईटी में हो गया है और अपग्रेड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल सुधरते हुए दिख रहा है। एप्पल के नंबर्स हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखे थे, वहां से बाजार को काफी सहारा मिलते हुए दिखा है। तो आईटी अब लीडरशिप लेते हुए आपको दिख रहा है। बाकी दिग्गज स्टॉक्स भी एक्शन में थे, और इसके अलावा बोइंग पर आपने 5% का उछाल दिखा। डाउ का एक मेजर कंपोनेंट है क्योंकि कतर एयर से इन्हें $34 बिलियन का एक एयरक्राफ्ट ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, तो वहां से आपको एक्शन जरूर था। बैंक्स और एनर्जी थोड़ी सुस्ती थी, बट ओवरऑल बाजार मजबूत रहे। एंड ऑफ कोर्स आज भी नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है क्योंकि अल्फाबेट के नतीजे आने वाले हैं, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा आप जनरल मोटर्स, एक्सॉन मोबाइल जैसी कंपनीज के भी नतीजे देखने वाले हैं। तो ओवरऑल अच्छा एक्शन रहा अमेरिकी बाजारों में और आज इंपॉर्टेंट दिन है। पर ये सिर्फ 2 दिनों का अच्छा एक्शन देखा। अगर आप वैसे महीने की परफॉर्मेंस देखें नेहा, तो काफी खराब महीना रहा है जनवरी का। इनफैक्ट मार्च 2020 जब महामारी का सबसे खराब वक्त था मार्केट्स के लिए, उसके बाद से अब तक का सबसे खराब महीना नैस्डैक और S&P 500 के लिए आपने आते हुए दिखा है। तो पिछले महीने करीब 9% नैस्डैक फिसला है, 5.5% S&P 500 गिरा है, 3.25% की गिरावट डाउ में देखिए। और जो स्मॉल कैप है रसल 2000, वो तो करेक्शन टेरिटरी
टेरिटरी में है, करीब 10.5% पिछले महीने ये गिरते हुए आपको दिखा है। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। अक्टूबर 2020 के बाद यूरोप के लिए सबसे खराब महीना रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कच्चा तेल 90-91 के करीब है, 8 साल की ऊंचाई, सप्लाई की परेशानी है। कल ओपेक की बैठक पर हमारी नजर है। इसके अलावा अगर आप देखें, सोने में हल्का रिबाउंड है, पर पिछले महीने करीब 2% की गिरावट ओवरऑल सोने में दिखी है। डॉलर इंडेक्स 2 दिनों से थोड़ा सुस्त है। अच्छी बात है, हमारे बाजारों के लिए बड़ा दिन है और ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड माहौल में है इस समय। वेरी वेल, तो ग्लोबल मूड काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर चाहे हम इक्विटी स्पेस की बात करें, कमोडिटी स्पेस की बात करें, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे मार्केट्स के मूड मिजाज के साथ एंड ऑफ कोर्स जो बजट का फरवर है उसके साथ जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा। FIIs की बात करें, एक बार फिर से हमने कैश स्पेस में यहाँ पर बिकवाली हावी होते हुए देखी है। 3,624 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने बनते हुए देखी है। DIIs, हालांकि यहां पर हम देख रहे हैं कि मजबूती अभी भी बरकरार है। 3649 करोड़ के आसपास की खरीदारी कैश स्पेस में दिखी है। FNO स्पेस की हालांकि बात करें तो FIIs की तरफ से हमने बिकवाली आते हुए देखी है। चलिए, जिस तरह के संकेत हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में आज आपको हमारे मार्केट्स में किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फोन पे नहीं, आपके साथ साक्षात दर्शन हो रहे हैं स्टूडियो में और हम आपसे बात कर पा रहे हैं। सर, आज मेरे पास आपके लिए एक नहीं 2 सवाल है। जी बताइए। बजट है सर, ग्लोबल मार्केट्स तो खैर जैसे भी आए, FIIs जो भी करे, बजट का दिन है, बाजार का माहौल कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा और इससे बढ़िया माहौल हो नहीं सकता कि बजट में जाने से पहले आपको ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट आ रहा है और बाजार हल्के भी हैं। और हल्के मतलब सिर्फ पोजीशन के लिहाज से नहीं, भावनाओं के लिहाज से हल्के हैं। किसी को उम्मीदें ही नहीं है बजट से ज़्यादा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, सब कह रहे हैं कि बस खराब कुछ मत करिए, है ना, जो चल रहा है चलने दीजिए। सो इससे बढ़िया नेहा कुछ हो नहीं सकता। सो इस लिहाज से वो कहते हैं कि जब आप किसी से उम्मीदें ज़्यादा करो तो ही निराशा होती है, तो उम्मीदें ही कम है तो निराश होने का कोई सवाल नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया माहौल बजट के लिए हो सकता था। बाजार का एकदम परफेक्टली प्लेस्ड है। ओके, परफेक्टली प्लेस्ड है, ये बात आपने अच्छी की। तो सर, जैसे कि हम हर दिन आपसे पूछते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी रेंज क्या होगी, खरीदारी कहाँ करनी है, ध्यान क्या रखना है, सर वो बता दीजिए। देखिए, पहली चीज़ तो रेंज बता दूं, और ये रेंज बजट से पहले की है। अच्छा। तो बजट से पहले आपके लिए 17,275, 17,300 ये सपोर्ट के तौर पर अच्छा काम करेगा। तो आसानी से इस सपोर्ट के नीचे बाजार जाने वाला है नहीं। 500 के आसपास आप खुलेंगे, 17,540। अब आप कहेंगे कि 540 कहाँ से लेके आए? लाया तो लाया, अब मेरे लेवल्स ऐसे आते हैं और जिस दिन ज़्यादा काम करता हूँ दिन लेवल एकदम एग्जैक्ट निकल कर आते हैं। तो 17,540, 17,625 ये वो रेंज है जहाँ पर जाकर कहीं कहीं हम रुकेंगे। सो इस रेंज में हमें अटकना है, रुकना है बजट के पहले। बजट के बाद देखेंगे, वो तो वित्त मंत्री जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो पोजीशंस बनी हैं और जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, उसको देखकर लगता है कि बजट के दिन 2% ऊपर या 2% नीचे, इससे ज़्यादा क्लोजिंग मूव देने के लिए बाजार तैयार नहीं है। और अगर आया तो सरप्राइज आएगा, शॉक नहीं। ये अच्छी बात है। तो पॉजिटिव साइड पर बाजार सरप्राइज कर सकते हैं। झटका लगेगा कम, इसकी संभावना मुझे कम दिखती कि झटका नहीं लगेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 38,000 के बेहद करीब हम बंद हुए हैं, राइट। सो नीचे सपोर्ट जो है वो आपका बहुत नज़दीक है और 2 दिनों से हम 37,700 के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। तो आज 37,650, 37,850 ये आपकी रेंज है बैंक निफ्टी की, जहाँ पर आप सपोर्ट लेंगे। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है कि बैंक निफ्टी की हायर रेंज मैंने बहुत ऊपर की दी है, क्योंकि सपोर्ट रेंज बहुत नज़दीक है, मुश्किल से 150-200 पॉइंट नीचे। लेकिन हायर रेंज जो है बैंक निफ्टी की वो 38,725 से 38,850 तक की है। तो बैंक निफ्टी कमाल कर सकता है। मेरा तो पिछले 2 हफ्तों से घोड़ा है जो है वो बैंक निफ्टी है। हाँ, सो मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी लीडरशिप वहाँ से आनी चाहिए। सो अब से लेकर बजट तक 11, सवा 11 बजे तक तो ये लेवल्स हैं। उसके बाद तो लेवल्स खुद निर्मला जी बता सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं सर कि और स्ट्रेच आउट ही, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, तो आई एम श्योर यहाँ से एक्चुअली मैं बताऊँ, जब आपको एक्सपेक्टेशंस कम हो तो हल्का सा कुछ अच्छा दे दे तो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज ट्रू। बिल्कुल सर, सिर्फ यही नहीं, आपने तो बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजीज बता दी हैं। हमारी पूरी जो टीम है वो यहाँ पर तैयार खड़ी है। बजट में क्या क्या हो सकता है,
खासतौर पर हमारे रिपोर्टर्स हैं वो एक से बढ़कर एक धमाकेदार एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेकर आए हैं। और चलिए सबसे पहले चलते हैं दिल्ली अम्बरीश के पास, जान लेते हैं कि इस बार बजट में किस प्रकार से देश की आजादी के 75 साल की झलक देखने को मिल सकती है। चलिए अम्बरीश, सबसे पहले आप ही के साथ श्री गणेश करते हैं। बताइए जरा अब अम्बरीश की किस प्रकार से आजादी के जो 75 साल की हम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जश्न मना रहे हैं, उसकी झलक इस बजट में और वित्त मंत्री के भाषण में या कह सकते हैं कि आवंटन में किस प्रकार से दिख सकती है। कायदा सेलिब्रेशन अनाउंसमेंट ऐसे हैं जो कोई 75 साल को लेकर हैं। पहला ये कि 75 नई ट्रेनों की घोषणा, जिसकी घोषणा ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने की है, उसको अमली जामा पहनाने की बात होगी। और इसके अलावा 75 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की बात होगी। साथ ही साथ टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं उनको जोड़ने के लिए ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा, जिसमें कि विस्टाडोम ट्रेन और ये इस तरह की नई ट्रेनें होंगी जो कि 75 की संख्या में होंगी। इसके अलावा नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की भी घोषणा होगी जो कि 75 की संख्या में होंगी, जिनमें कई सारे स्टेट हाईवेज का अपग्रेडेशन किया जाएगा। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मुफीद हो ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। तो कुल मिला के जो 75 का अंक है वो इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। जी ऑलराइट अम्बरीश, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर SEZ एक्ट से जुड़े भी काफी अहम ऐलान है जिसका जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं, हम अपने दर्शकों को भी इस बारे में बता चुके हैं। तो जरा एक बार बताइए कि आज वित्त मंत्री जी के ऐलान में SEZ एक्ट से जुड़े क्या अहम ऐलान हमें सुनने को मिल सकते हैं। SEZ से जुड़ा जो सबसे बड़ा ऐलान सुनने को मिल सकता है वो है इस एक्ट में संशोधन। इस एक्ट में बहुत दिनों से संशोधन की डिमांड की जा रही थी, जिसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा वो है सनसेट क्लॉज को लेकर। सनसेट क्लॉज में बदलाव आएगा। इसके साथ ही जो इसके डी रिकॉग्निशन के जो नियम हैं उनको आसान किया जाएगा। इस क्षेत्र में जो कंपनियाँ हैं जो कि अभी तक इसमें निर्माण करती हैं, उनको सिर्फ विदेश माल भेजना होता है और देशी जो मार्केट है उसमें माल भेजने के लिए उनको एडिशनल कस्टम ड्यूटी देनी होती है। उस कस्टम ड्यूटी से भी छूट मिल सकती है। और जो सबसे बड़ा ऐलान इस समय उनके लिए होगा, डॉलर जबकि सबसे हाई रेट्स पर है, कि वो इंडियन करेंसी में पेमेंट ले सकती हैं और दे सकती हैं। तो कुल ये जो 4 बड़े अहम बदलाव हैं ये हमको SEZ के रूप में देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए अम्बरीश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच क्योंकि बजट का दिन है, मार्केट का मूड मिजाज, उसके परफॉर्मेंस को तो देखना ही होगा, तो बजट से बजट तक बाजार की कैसी रह सकती है चाल, पिछले 5 बजट के दौरान कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए, ये तो हम हमेशा देखना ही चाहते हैं कि पिछले बजट से इस बजट तक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आमतौर पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिलता है, जरा दर्शकों को बताइए। डेफिनेटली नेहा, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि बजट के दिन किस तरह का परफॉर्मेंस देखने मिलता है। हमने करीब 2014 से अब तक का डेटा निकाला और हो ये रहा था ना नेहा कि 2017 तक तो एक ट्रेंड चल रहा था कि एक साल गिरता है अगले साल चलता है, एक साल गिरता है अगले साल चलता है। लेकिन आपको याद होगा 2017 के बाद से किस तरह से रेल बजट को मिलाया गया था, उसके बाद ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। हालांकि इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताता हूँ, 2018, 2019, 2020 इन तीनों साल बजट के दिन दरअसल मार्केट में गिरावट आई थी और करीब फ्लैट से ऑलमोस्ट 2.5% तक की गिरावट जो है इन 3 सालों में देखने मिली। लेकिन पिछले साल आप देखिए 2021 में बड़े अनाउंसमेंट हुए और बजट के दिन 4.5% के आसपास का उछाल जो है वो निफ्टी में देखने मिला था। और इस साल भी एक बात अच्छी है कि जैसे कि अनिल सर भी कह रहे थे कि आप काफ़ी हल्के होके जा रहे हैं, तो गिरावट का अनुमान तो नहीं है। और अगर इस ट्रेंड को आप फॉलो करें तो 3 साल लगातार गिरावट के बाद 2021 में तेज़ी हुई थी, तो आज भी तेज़ी होनी चाहिए, ये सबसे पहली बात है। और सिर्फ बजट के दिन नहीं, बजट के अगले 7 दिन भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ट्रेंड देखने मिल रहा है। पिछले दोनों साल 2020 और 2021 में बजट के बाद अगले एक हफ्ते में बाजार में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी। 2020 में करीब 3.8% के आसपास की और 2021 में 11% के आसपास की। उसके पहले लगातार 3 साल गिरावट हुई थी। तो अगर इस ट्रेंड को आप माने तो इस साल तेज़ी पक्की है। दूसरा, जैसे कि अनिल सर भी कह रहे थे कि बैंक निफ्टी की रेंज काफ़ी बड़ी आ रही है। इनफैक्ट अगर आप 5 डेटा देखेंगे ना तो आपको यही समझ में आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा मूव देखने मिलता है किसी भी तरफ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। 2021 में जहाँ निफ्टी में 4.5% की रैली थी, बैंक निफ्टी में करीब 8.5%। 2020 में निफ्टी 2.5% गिरा तो बैंक निफ्टी 3.5% गिरा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी में जो मूव देखने मिलेगा उससे बड़ा मूव जो है आपको बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा।
बिल्कुल, तो आपने एक तरह से जो अनिल जी ने कहा था उसी बात को रीइटरेट किया है और ये बिल्कुल उम्मीद जगाने वाली बात है। शुक्रिया वरुण, वो डिटेल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी एनकरेजिंग है। इसी बीच क्योंकि अलग अलग सेक्टर के और हर किसी की कुछ ना कुछ उम्मीदें इस बजट से होती है, ब्रोकरेजेस की इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, इस बार अच्छी बात यह है कि उम्मीदें ज़्यादा नहीं है, एक एक करके सभी ब्रोकरेज हाउस की जो एक्सपेक्टेशंस है आपके सामने रखता हूँ। मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों केपेक्स के ऊपर जो है एक बड़ा फोकस सरकार का हो सकता है। इसके अलावा भारतीय बॉन्ड मार्केट्स को जो है ग्लोबल इंडेक्स में शामिल कर सकते हैं, तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो बड़ा पॉजिटिव साबित होगा। और ये मान रहे कि FY22 यानी इसी वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो LIC का अगर IPO आता है तो फिस्कल डेफिसिट 6.4% रहेगा, नहीं तो 6.8% का जो है अनुमान लगाकर चल रहे हैं। जेफरीज का मानना है कि इस बार जो है डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि हो सकता है कि तंबाकू पे जो लगने वाले टैक्स हैं इनमें ऊपर जो है कुछ बदलाव के ऐलान हो सकते हैं। डॉइश बैंक देख रहे हैं तो FY23 में जो रेवेन्यू कलेक्शन है इसमें करीब 16 से लेकर 18% की जो है बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ जनरल एक्सपेक्टेशंस है, मिसाल के तौर पर देखें तो जॉब क्रिएशन है, महंगाई के कंट्रोल करने के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। SME सेक्टर पर बढ़ावा देने का जो है सरकार का लगातार फोकस बना हुआ है, इस बार भी यही उम्मीद है। और JP मॉर्गन देखें तो मान रहे कि सरकार जो इस बार आत्मनिर्भर भारत की जो इनकी थीम है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते चलेंगे। टैक्स कलेक्शन के ऊपर कुछ ऐलान हो सकते हैं और कृषि क्षेत्र की जो आय है इसमें कुछ ना कुछ बढ़त के जो है ऐलान वो संभव है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई ऐसी खास बड़ी उम्मीदें इस बार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से है नहीं। ओके, चलिए शुक्रिया आशीष, ब्रोकरेजेस की जो बजट एक्सपेक्टेशंस है वो दर्शकों के सामने रखने के लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि बजट से जुड़ी कुछ और एक्सक्लूसिव स्टोरीज कौन सी हैं और खबरों वाले स्टॉक्स पर करेंगे फोकस। बजट के ऐलान से ज्यादा बढ़कर एक और शानदार अपडेट। आज बजट के दिन क्रेड 1 लकी टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के लिए पूरी तरह से इनकम टैक्स का भुगतान कर रहा है। क्रेड ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का भुगतान कीजिए और पाइए 100% टैक्स बैक। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आप देख रहे हैं बजट ब्रेकफास्ट और अब वक्त हो गया स्टॉक से न्यूज का। जान लेते हैं क्योंकि नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है, तो कौन से कंपनियों ने किस प्रकार के तिमाही नतीजे पेश किए हैं, बाजार बंद होने के बाद वो कौन से नंबर्स आए हैं, पूरी डिटेल्स लेकर वरुण मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं। वरुण, जरा बताइए कि कल क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कंपनियों के नंबर्स कल निकल कर आए हैं, कौन कौन सी वो कंपनियां थी और कैसे तिमाही नतीजे पेश किए? चलिए, तो आपने नंबर्स के साथ शुरुआत की, तो सबसे पहले तो टाटा मोटर्स के नंबर्स आए थे। अनुमान से कमज़ोर है टाटा मोटर्स के नंबर्स। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में 4.5% की गिरावट है, मार्जिन्स 11% का अनुमान था, 9.4% पे आए हैं, जबकि आपको याद होगा मारुति ने आउट परफॉर्म किया था। मुनाफा जो है यहाँ घाटा आया कंपनी को 1516 करोड़ के आसपास का, तो ये एक दिक्कत की बात है। हालांकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो फिर भी ठीक ठाक है, तो इसके चलते आपको टाटा मोटर्स पे नज़र रखनी है। तो नतीजे साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री। इसके अलावा IOC के नंबर्स, HPCL, BPCL तीनों नंबर्स अगर आप देखेंगे तो अनुमान से कमज़ोर है। खासकर मार्जिन फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट देखी गई है। IOC मार्जिन 8.2% से गिर के 5.6%, मुनाफा 7.8% गिरा है। BPCL मार्जिन 5.5% से गिर के 4.2%, मुनाफा 8.6% गिरा है। HPCL यहाँ पे मार्जिन 3.6% से गिर के 1.9%, मुनाफा करीब 55% गिरा है। नवीन फ्लोरिन को अगर आप देखेंगे, इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा, तो यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, मार्जिन जो है 26% पे फ्लैट है, जबकि गिरने का अनुमान था। मुनाफा जो है करीब 69 क्रोर्स पे आया है। और DLF यहाँ पे ऑपरेशनली वीक नंबर है क्योंकि मार्जिन में गिरावट हुई है, 33.64% पे आए हैं, 36% का अनुमान था। मुनाफा भी जो है 16% गिरा है। तो निफ्टी और FNO में ये दिग्गज कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए कल आफ्टर मार्केट। इसके अलावा कैश की भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है, आप कहे तो मैं बताऊं। बिल्कुल,
डेफिनेटली। तो यहाँ पे शिपिंग कॉर्प, इस कंपनी के नतीजे बेहद ही स्ट्रांग है अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 32.8% पे आए हैं। रेवेन्यूज बढ़े हैं, मुनाफा करीब करीब 2-3 गुना हो चुका है। गोदावरी पावर, यहाँ भी नंबर स्ट्रांग है, मार्जिन में बढ़ोतरी है, मुनाफा 46.3% बढ़ा है इस कंपनी का भी। केएस इंटरनेशनल हालांकि वीक है, यहाँ पे रेवेन्यूज में बढ़त है लेकिन मार्जिन गिरे हैं, 9.1% से गिर के 7.2%, मुनाफा करीब 35-36% गिरा है इस कंपनी का। एलजी बाला, अच्छे नतीजे हैं, मार्जिन बढ़े हैं, 18.4 से बढ़ के 20.2, मुनाफा 31.5% बढ़ा है। आंध्रा पेपर्स के नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन देखिए 6.5% से बढ़ के सीधा 18% और मुनाफा करीब दुगना हो चुका है। यूको बैंक स्ट्रॉन्ग नंबर से, ग्रॉस एनपीएस में गिरावट आई है और मुनाफा जो है वो 35 करोड़ से बढ़ के सीधे 310 करोड़। और कृष्णा डायग्नोस्टिक, ये 19% से बढ़ के मार्जिन 29% पे आए हैं, मुनाफा जो है करीब करीब 4 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ के आसपास आया। तो ये वो नतीजे हैं जो आफ्टर मार्केट्स आए हैं एफएनओ और कैश के, जहाँ पे आपको खास नजर रखनी है। तो नेहा, ये वो नतीजे हैं। ओके, तो ओएमसीज ने ज़रूर कुछ निराश किया है। टाटा मोटर्स कुछ बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पर नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें तो यहाँ पर कुछ और नंबर्स का भी इंतजार है क्योंकि नतीजों का सीजन जारी है। तो वरुण, ये भी बता दीजिए कि आज कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने तिमाही नतीजे पेश करने वाली हैं हर स्पेस में, और हमें कहाँ नजर रखनी चाहिए, किन स्टॉक्स पे? डेफिनेटली, तो जो कंपनियां नतीजे पेश करेगी उसमें अडानी पोर्ट, टेक महिंद्रा है, निफ्टी में यहाँ पे नजर रखनी है, और एफएनओ में चोला फाइनेंस, इंडियन होटल्स, जेएसपीएल पे नजर रखिएगा। इसके अलावा आज ऑटो कंपनीज पे आपको खास नजर रखनी है क्योंकि जनवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। पनीशा बायोटेक बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पे फैसला करेंगे। अदानी विल्मर, फाइनल सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ इस कंपनी का, करीब करीब यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला है, 17.37 टाइम्स। कुछ कंपनियां हैं जिनकी खबरें आई है, वहाँ पे नजर रखिएगा। इजी ट्रिप प्लानर्स, नूतन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया गया है और निशान पिट्टी जो है वो फिलहाल सीईओ का पद छोड़ रहे हैं। बाकी चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर जो है वो बने रहेंगे। गेल पे नजर रखिएगा क्योंकि देश का पहला नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को मिलाने की जो प्रोजेक्ट है वो इस कंपनी ने शुरू कर दिया है इंदौर में, और एक फंड एक्शन हुआ है एचपी एडेसिव में। एजी डायनामिक फंड ने इस कंपनी में 1 लाख शेयर बेचे हैं, तो यहाँ पे भी नजर रखनी है। वेरी वेल, चलिए, तो वरुण ने आपको बताए वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने तिमाही नतीजे हर स्पेस में यहाँ पर पेश करने वाली हैं, तो उन पर भी आज हमारा फोकस लगातार बरकरार रहेगा। लेकिन क्योंकि आज हमारी रिपोर्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर जुड़ी हुई है और हर अलग अलग सेक्टर के लिए कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है, उन्हीं में से एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है टेक्सटाइल। हाउसिंग सेक्टर में भी रिवाइवल कुछ समय से देखने को मिला है, लेकिन ये दोनों ही सेक्टर हैं जहां पर कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद लगाई जा रही है। तो अम्बरीश पांडे हमारे साथ बने हुए। अम्बरीश, जरा बताइए कि ये जो 2 महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, इसमें क्या क्या बड़े ऐलान वित्त मंत्री जी कर सकती हैं? टेक्सटाइल की बात आप कर रहे हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत है लोगों को वो है कॉटन प्राइसेस को लेकर। 80% दाम बढ़ चुके हैं, इसको लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है जिसमें कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को लेकर है। अभी सरकार जो कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी लेती है वो लगभग 10% है। सरकार इस बजट में पूरी तरह से इसको स्क्रैप कर सकती है। हाउसिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं। हाउसिंग सेक्टर में सरकार का जो एकमात्र ध्येय है हाउसिंग फॉर ऑल, उसको पूरा करने के लिए सरकार इस बार अपने बजट में जो कई सारी स्कीम्स थी जो कि लैप्स हो रही थी उनको कंटिन्यू करेगी अगले 1 साल के लिए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। इसके अलावा 45 लाख तक के जो घर हैं उन पर जो सब्सिडी दी जाती थी उसको बढ़ाया जा सकता है। 1.5 लाख की जो सब्सिडी है उसको बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो ये है स्वामी फंड को लेकर। स्वामी फंड में जो है फंड इन्फ्यूजन बढ़ा सकती है सरकार, साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लेकर भी इसमें फंड लगाने की परमिशन दी जाएगी, जिससे कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर ये तीनों ही जो सेगमेंट्स हैं हाउसिंग के, उनको लेकर अच्छी खबर इस बजट में हमको देखने को मिल सकती है। जी, वेरी वेल, शुक्रिया अम्बरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन दोनों ही सेक्टर्स को लेकर जो अहम ऐलान आज हो सकते हैं उन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन याद रखिए, बजट में सिर्फ सेक्टोरल अनाउंसमेंट्स पर ही नजर नहीं रखनी है। बहुत सारे ऐसे अहम डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं जिन पर गौर फरमाना जरूरी होता है, बाजार की नजर इन पर होती है। तो वो कौन से अहम आंकड़े हैं, इसकी पूरी डिटेल जानते हैं देवांशी से। देवांशी, जरा बताइए कौन से नंबर्स पर हमें ध्यान देके चलना है और एग्जैक्टली वो नंबर्स हो क्या सकते हैं? बिल्कुल, आप देखिए, सबसे पहले तो फिस्कल डेफिसिट ये
आंकड़ा सबसे अहम रहने वाला है इस बार के बजट में, और उम्मीद यही बनती हुई दिख रही है कि 6.8% तक के जो एस्टिमेशंस थे उसके आसपास ही फिस्कल डेफिसिट FY22 के लिए इस बार आता हुआ दिखेगा, और FY23 के लिए जो अनुमान बनता हुआ दिख रहा है वो करीब 6% से लेके 6.5% के बीच में है। ज़्यादातर जो अनुमान बन रहे हैं वो 6% के लेवल्स के आसपास है। 15 लाख करोड़ से लेके 16 लाख करोड़ ये जो बजटेड फिस्कल डेफिसिट का जो अनुमान है वो फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है FY23 के लिए। इसके साथ ही GDP जो हमने कल देखा इकोनॉमिक सर्वे में 9.2% FY22 के लिए, और FY23 के लिए 8.5% के बीच में GDP के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही जो आय है इस पर आपको खास फोकस करना है। इस बार आप देखिए सरकार की जो आय है वो 20 लाख करोड़ से बढ़कर 25 लाख करोड़ रहने का अनुमान है FY23 के एस्टिमेट्स के हिसाब से। डाइवेस्टमेंट ये सबसे अहम होगा, देखना होगा कि LIC पर क्या कमेंट्री आती हुई दिख रही है बजट में, इस साल होता है, अगले साल में पुश होता है, और डाइवेस्टमेंट आगे से इस बार किस तरह से आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अनुमान यही बनता है कि 1.4 से लेके 1.6 लाख करोड़ का जो एस्टिमेटेड डाइवेस्टमेंट है वो हमें FY23 के लिए आता हुआ दिखेगा। जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी हम देखेंगे 34.83 लाख था FY22 बजटेड, लेकिन वो बढ़कर अब 40 लाख करोड़ हो जाएगा, और इसी के चलते आप देखिए 15 से 16 लाख का जो फिस्कल डेफिसिट है उसका आंकड़ा आपको आता हुआ दिखेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उम्मीद है कि 20-25% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है, इस पर आपको फोकस करना है। इसके साथ ही जो एलोकेशन हाईवेज के लिए मिलता हुआ दिखेगा वो 35% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। रेलवेज के लिए एलोकेशन ऑलमोस्ट 20% तक इस बजट में बढ़ता हुआ दिखेगा FY23 के लिए। एग्री क्रेडिट भी इस बार ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन के आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा। तो इन ऑल अगर आप देखें माना यही जा रहा है कि जो केपेक्स है वो बढ़ेगा, और डाइवेस्टमेंट के फिगर्स सबसे अहम होंगे। LIC पर क्या कमेंट्री आती है इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखें, और टैक्सेस किस तरह से आते हैं, कितने बढ़ते हैं, क्योंकि इस बार जो टैक्सेस आते हुए दिखे थे वो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। अगले साल के लिए किस तरह से टैक्सेस आते हैं, नंबर्स क्या हैं, इस पर फोकस रहेगा। चलिए, तो ये है वो अहम आंकड़े, ये है वो अहम डेटा बजट में जिन पर नजर रखने की जरूरत है। बाजार इनको जरूर वॉच करेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर करना है फोकस। बजट में किन सेक्टर्स पर हो सकता है खास फोकस, इस पर जी बिजनेस की रिसर्च टीम ने एक बड़ा प्लान तैयार किया जो हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं। सबसे पहले चलिए दीपांशु आपके साथ ही शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है, हर बार इस सेक्टर की तरफ बाजार की नजर होती है, तो बजट से क्या उम्मीदें हैं इस बार इस सेक्टर के लिए? रिकॉर्ड हाई आवंटन होने वाला है। पिछले बजट में भी रिकॉर्ड हाई आवंटन था, उससे जैसे देवांशी बता रही थी 30 से 35% और ज्यादा आवंटन होते हुए दिख सकता है। तो करीब 1.8 लाख करोड़ का सिर्फ और सिर्फ रोड्स हाईवे इंफ्रा की तरफ आपको आवंटन आते हुए दिख सकता है। इसके अलावा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एसेट मोनेटाइजेशन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। ऑलरेडी ये एक प्लान घोषित कर दिया गया है, तो वहां पर आप रखिएगा नजर रखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यही बेस्ट मॉडल माना जाता है जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इस अहम सेक्टर में इन्वॉल्व करने का सवाल है। कुछ विवाद खड़े हुए हैं तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आ सकता है PPP मॉडल के लिए, और इसके अलावा और क्या इंसेंटिव दिए जा सकते हैं ताकि दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलकर इंफ्रा को बढ़ावा दें, इस पर भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एंड फाइनली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग को आसान किया जा सकता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जा सकती है। कुछ प्रोजेक्ट्स को 2 नई फाइनेंशियल एजेंसीज बनाई हैं सरकार ने, जिसकी वजह से इस सेक्टर को फाइनेंसिंग दी जा सके। तो वहां पर कुछ और कदम आते हैं या नहीं, ये देखना जरूरी रहेगा। वेरी वेल, तो इंफ्रा कैपिटल गुड्स यहाँ पर रहेगी नजर, कुछ बड़े आवंटन की तैयारी यहाँ पर हो सकती है, ऑफ कोर्स बाजार इसे जरूर क्लोजली ट्रैक करेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है, वो है रियल एस्टेट हाउसिंग का। यहाँ पर हमने काफी समय के बाद अच्छा खासा रिवाइवल कुछ समय में बनता हुआ देखा है। तो देवांशी से जान लेते हैं कि किस प्रकार के अनाउंसमेंट्स या एलोकेशंस इस सेक्टर के लिए देखने को मिल सकते हैं। देवांशी, ओवर टू यू। बिल्कुल, आप देखिए इस बार ये सेक्टर सबसे अहम होगा कमेंट्री वाइज भी, और आप देखिए एलोकेशन यहाँ पे ज़्यादा आता हुआ दिख सकता है। स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम रह सकता है। मैं आपको बता दूं कि सेक्टर का जो इंडस्ट्री स्टेटस है वो दिए जाने की उम्मीद इस बार सबसे ज़्यादा है। इससे उनके जो क्रेडिट कॉस्ट हैं वो थोड़े से कम होते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए जो ओवरऑल इनकी जो सब्सिडीज़ मिलती हैं सबवेंशन स्कीम के लिए, उसकी जो लिमिट है वो भी बढ़ाने की उम्मीद है। 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख करने की उम्मीद इस बार लगाई जा रही है। इसके साथ ही जो रीट्स है उस पर अगर निवेश करते हैं तो उसमें कोई टैक्स की छूट मिले, टैक्स के लिए काफ़ी सारी छूट की उम्मीद भी इस बार की जा रही है बजट में। और साथ ही आप देखिए मेट्रो में जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी लिमिट को बढ़ाने की बात हो रही है, 1.5 करोड़ किया जाए। और साथ ही जो रूरल है, नॉन मेट्रो शहर हैं, वहाँ पर भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी लिमिट को बढ़ाने की बात है।
45 लाख है उसको बढ़ाकर 75 लाख करने की जो उम्मीद है वो इस बार के बजट में की जा रही है। ज़्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस रहेगा इस बार, और साथ ही अगर इंफ्रा स्टेटस मिलता है तो ये ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अहम होगा, रियल एस्टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये तो आपने रियलिटी हाउसिंग स्पेस की बात की। देवांशी, साथ साथ ये भी बता दीजिए कि BFSI सेक्टर, फिनटेक कंपनियों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? बिल्कुल, अब देखिए फिनटेक के लिए हमने देखा था कि पिछली बजट में जो ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखे थे। इस बार भी सिमिलर उम्मीदें हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए नॉन मेट्रो शहरों में हम देखेंगे कि जो पेमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो बजट है वो काफ़ी अहम होगा। किस तरह से अनाउंसमेंट आ जाए, स्पेशली जो टैक्स सोप्स हैं वो सबसे अहम होंगे इस बार के बजट में। 1500 करोड़ का आवंटन पिछली बार किया था, इस बार फोकस है कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए फिनटेक जो स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, वहाँ पे किस तरह से टैक्स बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स और MSMEs को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में कुछ आ सकता है। लेकिन इस बार देखिए आप उम्मीद थी कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ आए, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस होगा। टैक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस फिनटेक के लिहाज से हम कर रहे हैं। और राइट, चलिए, तो हमें देवांशी ने बता दिया कि BFSI फिनटेक कंपनियों की इस बार किस प्रकार की जी था, और BFSI के लिए इस बार सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरकारी कंपनीज में रिकैपिटलाइजेशन होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। पिछले कई सालों में सरकार ने किया है, इस बार रिकैपिटलाइजेशन नहीं होगा। देखना होगा कि प्राइवेटाइजेशन, बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन पर, जो सरकारी बैंक है उस पर क्या कुछ आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। LIC के IPO पर जो क्लैरिटी है वो सब पूरी बाजार सुनना चाहती है। इसके साथ ही आप देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी थोड़ी सी छूट मिले, ये इम्पॉर्टेंट है इंश्योरेंस के लिहाज से, जैसे कि हम देख रहे हैं। और जो GST दरें हैं वो भी कम होने की बात होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल अगर आप BFSI देखें तो बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। बॉन्ड्स के लिए उसको ग्लोबली यहाँ पे प्लेस करने के लिए किस तरह से टैक्स बेनिफिट्स आते हैं, इस पर इंपॉर्टेंस होगा। और इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट होगा इस बार के बजट में। इंश्योरेंस के लिए किस तरह से टैक्स बेनिफिट्स आते हैं, कितना टैक्स कम किया जाता है, उतना इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा होगा। और प्राइवेटाइजेशन पे भी फोकस होगा। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया देवांशी उन तमाम सेक्टर्स की डिटेल रखने के लिए। लेकिन दो और महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, उनमें से एक है रेलवे और एक है हेल्थ केयर। सबकी नज़र होती है कि इन दोनों बड़े सेक्टर्स के लिए किस प्रकार के ऐलान हो सकते हैं, और इसी की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अम्बरीश, जरा बताइए, रेलवेज, वैसे तो पहले रेलवे बजट अलग होता था लेकिन अब उसको जनरल बजट के साथ ही जोड़ दिया गया है, तो जरा बताइए रेलवेज, हेल्थ केयर, क्या कुछ मिल सकता है इन दोनों सेक्टर्स को? जी बिल्कुल, रेलवे बजट में इस बार हमको देखने को मिल सकता है कि कुछ नई ट्रेनों का अनाउंसमेंट हो, जिसमें कि 10 पूरी तरीके से नई ट्रेनें हैं। इसके अलावा जो रीडेवलपमेंट होगा स्टेशंस का, वो फोकस में रहेगा। जो मोनेटाइजेशन है रेलवे के एसेट्स का, वो फोकस में रहेगा। तो इसके अलावा जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है उस पर सरकार का ज़्यादा जोर है। इलेक्ट्रिफिकेशन सरकार 100% करना चाहती है इस साल में, उसको लेकर अनाउंसमेंट होगी। साथ ही साथ हल्की जो ट्रेनें हैं जो कि एल्युमिनियम बेस्ड हैं, जैसे कि टेलगो की ट्रेन थी, तो वैसी ट्रेनों का अनाउंसमेंट किया जा सकता है, जिसको कि 2030 तक रेल पटरियों पर लेके आना है। तो कुल मिलाकर ऐसी ट्रेनें जो कि एल्युमिनियम से बनी हैं उनको लेकर होगा, जो कि हाई स्पीड ट्रेनों की इस श्रेणी में आएंगी। साथ ही साथ जिस तरह से सरकार तेल के दामों के लिए है, उसको अपना फोकस हटाने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन या कोई और नई टेक्नोलॉजी, सोलर से चलने वाली ट्रेनें, इस तरह की ट्रेनों को लेकर सरकार योजना का ऐलान कर सकती है, जो कि भविष्य में हम आगे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें या नाइट्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को देख सकते हैं पटरियों पर। और अगर बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, तो जिस तरह से सरकार लगातार फोकस है हेल्थ सेक्टर पे, सरकार इस बार अपना बजट पिछली बार की तुलना में 10% और बढ़ा सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 2 सालों में सरकार ने 135% बजट इसका बढ़ाया है हेल्थ का, अब ये 10%, तो कुल मिला के 150% इसका बजट बढ़ सकता है। जेनरिक जो रिसर्च है उस पर सरकार का फोकस रहेगा। जो कोविड के लिए फंड बनाया गया था अलग से, वो नॉन लैप्सेबल था, सरकार उसको इस बार भी कंटिन्यू कर सकती है। साथ ही साथ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में सरकार का फोकस रहेगा। और जैसा हमने पहले बताया है, 75 नए जगहों पर मेडिकल कॉलेज और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सरकार इस बार ऐलान कर सकती है। जी
ओके, तो हमारी बजट ब्रेकफास्ट में आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्री जी के ऐलान से पहले, उनके बजट भाषण से पहले हम आपको बता रहे हैं कि किन सेक्टर्स में, किन पॉकेट्स में और बाजार में आपको कहां नजर रखने की जरूरत है। लेकिन जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हर घंटे जी बिजनेस पर बजट देखा तो आपकी कमाई पक्की है। हर घंटे एक सवाल का आप जवाब दीजिए और आपको मिलेगा बम्पर इनाम। तो बजट बोनांजा में आज का पहला सवाल हम आपके सामने रखते। तो आज का पहला सवाल यह है कि वित्त मंत्री जी किस शहर में बजट पेश करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बंगलुरु या नई दिल्ली। आपको जवाब देने के लिए बस इतना सा करना है कि अपना आंसर लिखिए ZB स्पेस, उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन है 1A, B या C वो टाइप करके आप अपना जवाब 5757 पर 57575 पर भेज दीजिए। #BudgetOnZ, #GrowthBoosterZ। और आपको बता दें कि विनर के नाम की जो घोषणा है वो आज सुबह 8 बजे होगी। चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कि बजट में और क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान। हम बाबू भैया जौनपुर वाले। पुराने वक्तों में एक मिसाल थी कि कौवा कौवे का मांस नहीं खाता। पुलिस फाइल उठा के देखो, नंबर 1 वांटेड है वो साला। तुझे 10 कुत्ते चाहिए या एक शेर? धर्म नहीं, ये धंधा है। यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। वेलकम बैक, स्वागत है आपका बजट ब्रेकफास्ट में। और हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, रादर हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं कि आज के बजट में, बजट 2022 में वित्त मंत्री जी किन सेक्टर्स पर अपना फोकस बढ़ा सकती हैं और किसे क्या आवंटन मिल सकता है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे ऑटो और होटल सेक्टर की। याद रखिए, होटल सेक्टर खासतौर से कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। ऑटो सेक्टर की कुछ अलग ही दिक्कतें रही हैं। तो कुशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। कुशल, जरा बताइए कि ये जो 2 सेक्टर्स हैं, इनकी क्या उम्मीदें हैं इस बार वित्त मंत्री जी से? बिल्कुल, इनफैक्ट आप देखिए दोनों सेक्टर जो है काफ़ी बड़े इम्पैक्टेड हुए थे जब कोविड महामारी शुरू हुई थी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली होटल स्पेस आप देखिए यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आया और अब तक भी जो है ये स्पेस झेल रहा है इस चीज़ की मार को। बट डेफिनेटली सबसे पहले ऑटो स्पेस, मोर इम्पॉर्टेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखिए यहाँ पर अब बड़ा फोकस रहने वाला है इस बजट में। पिछले साल स्क्रैपेज पॉलिसी पर था और इस बारी ईवी को प्रायोरिटी लेंडिंग में शामिल किया जाता है। अगर प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर में शामिल किया जाता है तो एक और बड़ा बूस्ट जो है सरकार की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। हमने पिछले साल भी देखा काफी सारी पॉलिसीज जो है सरकार लेकर आती हुई दिखी थी ईवी से जुड़े हुए, ईवी को प्रमोट करने के लिए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ईवी का जो उत्पादन खर्च है जिसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो सेल कॉस्ट क्रिएट करता है। करीब 30 से 40% जो है इनके कुल ईवी का ये कॉस्ट होता है। यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अगर इंसेंटिव्स आता है तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आगे चलकर जो बड़े प्लांट्स लगाने वाले हैं, आप देखिए PLI स्कीम भी आई थी जो एडवांस सेल्स हैं उसको लेकर करीब 18,100 करोड़ रुपए की, उसमें 10 कंपनियों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो उससे जुड़े हुए अगर और कुछ फर्दर ऐलान्स आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर नजर रखनी होगी। और 26,000 करोड़ रुपए की जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी OEMs या फिर आप ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स कह सकते हैं, वहां पर आपको बड़ा फोकस रखना है क्योंकि इससे जुड़े हुए भी आगे चलकर जो कस्टम्स ड्यूटी है बढ़ाई जा सकती है। तो इंपोर्ट पर आपका खर्च अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बड़ा बूस्टअप मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है और साथ
साथ ही जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप चार्जिंग इंफ्रा कहिए या फिर ओवरऑल पूरे जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने की बात की थी, वहाँ पर भी फर्दर आवंटन जो है हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। और टू व्हीलर की तो डेफिनेटली ये मांग यही है कि जो जीएसटी 28% का अभी लगता है वहाँ पर रिडक्शन अगर आ जाए तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर होगा ऑटो स्पेस के लिए। तो ओके, चलिए, तो हमको बताया कुशल ने कि ऑटो होटल स्पेस यहाँ पर क्या क्या बड़ी उम्मीदें बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन जब हम हर सेक्टर की बात करें उसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं छोड़ सकते। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो एग्रो केम फर्टिलाइजर सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, किस प्रकार के आवंटन किया, किस प्रकार की रिलैक्सेशंस की इनको उम्मीदें हैं, ये पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताइए, ये दो महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं और हर बार कुछ ना कुछ ऐलान जरूर होता है, इस बार क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सरकार का लगातार फोकस जो है पूरा इस सेक्टर पर बना हुआ है। सबसे पहला जो है कि किसानों की आय यानी रूरल स्पेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार कोई भी प्रयास करती है तो एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड बाय एंड लार्ज पूरा जो एग्रो स्पेस है इस पर एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। न्यूट्रिएंट और यूरिया बेस्ड जो सब्सिडी है, यहाँ पर जो आवंटन है, एलोकेशन है, ये पिछले साल के मुकाबले लगभग जो है दुगना होगा। और जैसे कि किसानों की स्पेंडिंग, किसानों की आय के ऊपर सरकार का फोकस है, तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है फिलहाल 10 से लेकर 50,000 तक की है, इसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसका भी एक फायदा जो है पूरे सेक्टर एट लार्ज को देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो वैल्यू एडेड केमिकल्स हैं, इनके ऊपर अगर पीएलआई का विस्तार होता है, कोई पीएलआई स्कीम अनाउंस होती है, तो इसके लिए भी अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर के लिए जो है बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। चलिए, इसी बीच आपको बताएं कि बजट में एक्सपोर्ट सेक्टर और मेडिकल डिवाइस, इससे जुड़े कुछ बड़े ऐलानों की संभावना है और इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अमरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, जरा बताइए, इस पर हम लगातार चर्चा भी करते रहे हैं, तो एक्सपोर्ट सेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस कैसे बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं? एक्सपोर्ट सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार कई सारे जो पीएलआई स्कीम्स हैं उसमें कई सारे इंसेंटिव्स और बढ़ा सकती है। साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटी में कई सारे बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। हमने बताया है कॉटन में इंपोर्ट ड्यूटी सरकार कम कर सकती है जो कि 10% है। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर जैसे कि सेल बैटरीज हैं और बाकी सब चीज़ें हैं, उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। मेडिकल डिवाइसेस की अगर बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस पे सरकार ने पीएलआई स्कीम लगाई थी, उनके इंसेंटिव बढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि एआई है, रोबोटिक्स है, उनको लेकर सरकार नई पीएलआई स्कीम की घोषणा कर सकती है। साथ ही साथ मेडिकल डिवाइसेस जो है इंपोर्ट की जा रही उनको लेकर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है ताकि जो भी डिमांड है वो घरेलू इंडस्ट्री से हो और इससे इसका जो प्रमोशन, इसका जो फायदा है वो घरेलू इंडस्ट्री को पहुंचे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सरकार का अलग से फोकस रहेगा और सरकार इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर में रखने की घोषणा कर सकती है, जिससे कि इस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ आसान और सस्ता ऋण भी लंबे समय के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ जो सेल बैटरीज का पीएलआई स्कीम था उसमें सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करेगी और जो लिथियम, कोबाल्ट, निकिल, इस तरह की जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार घटा सकती है ताकि जो इस तरह की बैटरीज हैं वो सस्ती बन सकें और देश में उनको बनाना आसान हो ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत भी कम हो। जी चलिए, शुक्रिया अमरीश, उन दोनों ही एरियाज में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं उसकी डिटेल रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्योंकि टेक्सटाइल पर फोकस करना ज़रूरी है, रोज़गार सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है वो यहाँ पर टेक्सटाइल बनता है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर ये भी कुछ समय से काफ़ी बजिंग रहा है। तो बजट में इन दोनों सेक्टर्स की किस प्रकार की उम्मीदें हैं, कहाँ नज़र रखी जा सकती है, पूरी डिटेल लेकर वरुण मेरे साथ इस वक्त बने हुए। वरुण, ज़रा बताइए इन दोनों सेक्टर्स में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं? डेफिनेटली नया, तो देखिए खपत बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है और अभी तक आपने कंपनियों के नतीजे भी देखे जिसमें सबने कहा है कि रूरल स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी दिक्कत की बात है और रूरल स्पेंडिंग को कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों के लिए कोई बड़ी स्कीम आए, सिर्फ अगर स्कीम नहीं भी आए तो एलोकेशन जो है वो बढ़ सकता है। इनफैक्ट मुझे याद है कि एचयूएल की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके मैनेजमेंट ने भी कहा था कि मनरेगा जैसी स्कीम्स जो है उसमें एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए। तो इसको लेके काफ़ी बड़े ऐलान जो है वो शायद इस बार हो सकते हैं। कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स में अगर कहीं ना कहीं एलोकेशन बढ़ता है तो इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो एफएमसीजी कंपनीज को होगा। पैकेजिंग मटेरियल जो है इस पर कहीं ना कहीं इंसेंटिव चाहिए होंगे क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके चलते पैकेजिंग मटेरियल जो है काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है वो देखना होगा। और नो डाउट अगर एफएमसीजी की हम बात करते हैं
तो आईटीसी पे नज़र रखना होगा, क्योंकि सिगरेट को लेके हमेशा कुछ ना कुछ आता है, हालांकि पिछले बजट में आया नहीं था, तो देखना होगा वहाँ क्या होता है। दूसरा टेक्सटाइल, तो देखिए टेक्सटाइल में काफ़ी सारी स्कीम्स है। अगर आप मित्रा स्कीम की बात करें, A2UF स्कीम की बात करें, PLI स्कीम की बात करें, तो तमाम वो स्कीम्स जो है उनको बढ़ाना चाहिए, उनमें एलोकेशन बढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं और सहूलियत अगर वहाँ दी जाए तो ये पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिर्फ सेक्टर के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। एक टेक्सटाइल में एक बड़ी बात यह है कि हमने एक्सपोर्ट्स तो बढ़ा दिए, लेकिन कॉटन एक्सपोर्ट बढ़ाए हैं, रेडीमेड एक्सपोर्ट जो है वो अभी तक उतने बड़े नहीं हैं, तो उसके ऊपर अगर सरकार फोकस करती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट इंडस्ट्री ये चाहती भी है, कॉटन 5% के आसपास की ड्यूटी जो है उसको कम करे, ये इंडस्ट्री चाहती है, क्योंकि वो काफ़ी महंगा हो गया रॉ मटेरियल। और याद रखिएगा जीएसटी, आपको याद होगा 1 तारीख को डिले हो गया था जीएसटी जो बढ़ाने वाले थे टेक्सटाइल के ऊपर। नो डाउट जीएसटी वैसे तो बजट के एम्बिट के बाहर है, लेकिन उसको लेके कुछ भी अगर अनाउंसमेंट छोटे मोटे भी आ जाते हैं ना तो इंडस्ट्री इसको कीनली वॉच करेगी। ओके, तो ये तो टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो गई, जहां पर कुछ बड़ी उम्मीदें टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ से बनती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। एफएमसीजी सेक्टर में भी जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर रूरल कंजम्पशन अब बढ़ाने की जरूरत है, ऑफ कोर्स वो नंबर्स अगर है वहाँ पे एलोकेशन बढ़ा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, तो ये 2 बड़े सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ से ये उम्मीदें कंपनीज की तरफ से फिलहाल निकलती हुई आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बजट में सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कुछ बड़े ऐलानों की संभावना है। इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा बताइए कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए क्या बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं इस बजट में? देखिए, सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां वहां पर 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपया जो है पूंजी डालने का सरकार ऐलान कर सकती है, क्योंकि सॉल्वेंसी को और बेहतर करने के लिए इन कंपनियों को पूंजी की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इन कंपनियों का एक वेज रिवीजन पेंडिंग है उसके लिए भी जो पूंजी की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात देखें कि जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 30% की ग्रोथ दिख रही है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को और बढ़ावा देने के लिए जो सेक्शन 80D के तहत जो लिमिट की छूट मिलती है वहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है। जो अभी जो 25,000 रुपए कम से कम छूट है उसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा और सरकार के ऊपर जो जीएसटी 18% जो हेल्थ इंश्योरेंस पे लगता है उसको कम करने का दबाव है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस का वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है तो वो जो जीएसटी कम करने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसकी पूरी उम्मीद मानी जा रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो सौगात है वो बजट के अंदर दी जा सकती है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ आम लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। ओके, शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। बजट में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए टैक्स राहत से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं, पूरी डिटेल बता रहे हैं तरुण शर्मा। तरुण, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। यदि हम सीधे तौर पर टैक्स बेनिफिट ना दे पाएं, लेकिन फिर भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो हैं उनमें एक राहत मिल सकती है, क्योंकि वहां पर एक एसटीटी 2 तरीके से काटा जाता है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार एक एसटीटी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स के लिए बाय करते हैं तब एक एसटीटी पे करते हैं, और जब यूनिट होल्डर अपना म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन करता है तब भी एसटीटी पे करता है। तो उम्मीद की जा रही है जब वो बाय करते हैं उस एसटीटी को हटाया जाए और सिर्फ जब वो रिडेम्पशन करते हैं तब उनसे एसटीटी वसूला जाए। तो एक बड़ी राहत यहाँ पर हम बजट में आते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया तरुण। उस क्षेत्र से जुड़ी कुछ जो ऐलान हो सकते हैं उसकी पूरी डिटेल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, जानेंगे बाजार पर आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, किन स्टॉक्स में आज आप लगाएंगे पैसे, साथ ही बजट के दिन किन 20 शेयरों पर रखनी है नजर। हम बाबू भैया जौनपुर वाले। पुराने वक्तों में एक मिसाल थी कि कौवा कौवे का मांस नहीं खाता। पुलिस फाइल उठा के देखो, नंबर 1 वांटेड है वो साला। तुझे 10 कुत्ते चाहिए या एक शेर? धर्म नहीं, ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट ब्रेकफास्ट और आज बाजार में आपकी क्या रणनीति हो, किन स्टॉक्स में पैसे लगाकर होगा बेहतरीन मुनाफा,
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कि आज बाजार में क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे मुनाफा मिलेगा, ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, अनिल जी को भी गुड मॉर्निंग और सारे पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही एक्साइटमेंट है क्योंकि आज जैसे पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुबह सुबह निकलते थे, वैसे मैं आज सुबह 6:30 बजे ऑफिस में आया हूं क्योंकि जी बिजनेस पे आना है और सारे दर्शकों के साथ हमारे विचार जो है वो आसानी से रखने हैं। निफ्टी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो निफ्टी में मैं मानता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नीचे की तरफ 240, 17,240, 17,300, 17,240 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर है मैं मानता हूं बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 17,500 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके साथ साथ मैं और एक छोटा सा डेटा निफ्टी का शेयर करना चाहता हूं। 17,300 डेरिवेटिव डेटा जो दिखा रहा है, 17,300 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट भी है और पुट ओपन इंटरेस्ट भी है। इसका मतलब लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैडल्स ट्रेड करने की कोशिश की है और दोनों का मिला के अगर मैं देखता हूं तो करीबन 250 रुपए का प्रीमियम जुड़ा के आता है। तो 17,300 से लेके 250 पॉइंट नीचे और 250 पॉइंट ऊपर इस तरह का रेंज बनते हुए दिखाई दे रहा है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज्यादा की बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है। तो मैं मानता हूं इंडेक्स के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से 37,600 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो सपोर्ट का काम करेगा। उसी तरह से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो 38,400, 38,600 ये एक रेंज ऊपर की तरफ का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में यहाँ पे रखना चाहूंगा। मैंने 2 स्टॉक चुने हैं। जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं केमिकल स्टॉक और मिड कैप आईटी स्टॉक, यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा आज। मेरा पहला जो स्टॉक रहेगा वो एल्केम रहेगा। बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3,478 रुपीज। लक्ष्य रहेगा जो मेरा लक्ष्य रहेगा वो रहेगा करीबन 3,600 का और माइंड ट्री ये स्टॉक बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 3970 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 4150 का। पॉइंट टेकन। आशीष जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी मार्केट में कहां कमाई के मौके दिख रहे हैं। कमोडिटी बाजार का फटाफट जायजा ले लेते हैं, जानते हैं कि यहां पर कमाई कैसे हो सकती है। और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता अनुज गुप्ता हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। जरा बता दीजिए कि आज कमोडिटी मार्केट में किन कमोडिटीज में पैसे लगाकर कमाई हो सकती है। नेहा जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज बजट आने वाला है और बजट में हम काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं। कमोडिटी साइड पे सबसे पहले मैं कुछ एक्सपेक्टेशन बताना चाहूँगा। एक तो सीटीटी को लेकर है और जो कमोडिटी बैन हुई है उनको लेकर कुछ अनाउंसमेंट आ सकती हैं। अब हम कॉल की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बाय साइड का हमारा आज फ्लेवर रहेगा क्योंकि डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है। तो गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं करीबन 47,500 में। स्टॉप लॉस रहेगा 47,250 का, टारगेट 47,900 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 60,800 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 60,200 का रहेगा, टारगेट 62,000 तक देखने को मिल सकता है। बेस मेटल के अंदर हालांकि चाइनीज मार्केट क्लोज है बट हमें लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड रहेगा करीबन 733 में। स्टॉप लॉस 727 का रहेगा, टारगेट 743 का होगा। क्रूड अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिली है, सप्लाई साइड में डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। तो क्रूड के अंदर हमारा बाय कॉल रहेगा 6520 में। स्टॉप लॉस 6440 का रहेगा, टारगेट 6 या 670 का रहेगा। वहीं अगर हम यूएसडी एनआर की बात करें तो हमें लगता है कि क्योंकि इक्विटी मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक है तो यहाँ पे करेंसी जो है हमारा वो एप्रिशिएट हो सकता है। तो डॉलर के अंदर बिकवाली कर सकते हैं 75.20 में। स्टॉप लॉस 75.40 का रहेगा, टारगेट 74.70 तक हो सकता है। बिल्कुल, कल रुपए में हमने एक तगड़ा कमबैक भी बनता हुआ देखा था। अब इक्विटी मार्केट की तर्ज पर यह भी भागा था और आधे % से अधिक की स्ट्रेंथ लेकर बंद होने में कामयाब रहा था। शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में आज कहां कहां कमाई के मौके मिलेंगे और बजट के दिन किन 20 शेयरों के दम पर आपको आपकी बढ़िया कमाई हो सकती है, कहां नजर रखने की जरूरत है। और आज के लिए खास ट्रेडर्स डायरी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी आशीष और वरुण के पास। चलिए आशीष, वरुण, अब आपकी बारी है, फटाफट बताइए आज कहां कमाई होती हुई दिख रही है। देखिए, सबसे पहले कैश का काउंटर यूको बैंक के नतीजे आए, उसके बेसिस पे आपको यहाँ खरीदारी करने हैं 14.5 के आसपास के लेवल के लिए। टाटा मोटर्स फ्यूचर में खरीदारी कीजिएगा, नतीजे आए, नतीजे तो कमजोर है लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है लेकिन स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना है 512 का। गेल में 145 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। टेक्निकली भारत डायनेमिक्स अच्छा लगता है।
इसके अलावा फंडामेंटली कृष्णा डायग्नोस्टिक अच्छा लगता है, नतीजों का इंपैक्ट देखने मिलेगा, 600 के 90 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। निवेश करना है एडवांस एंजाइम में, अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, अगले 6 से 8 महीने में 450 के लेवल देखने मिलेंगे। खबरें हैं आंध्र पेपर में, नतीजों के बेसिस पे यहाँ पे तेजी हो सकती है। माई चॉइस में ITI में आपको खरीदारी करके चलना है, बजट के दिन बड़े मूव दिखाता है ये काउंटर। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए कुछ होता है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करके चलेगा, और एक IT काउंटर ओरेकल फाइनेंस में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक आंध्र पेपर है, नतीजे आए काफ़ी बेहतरीन नतीजे है, उसके चलते आज यहाँ तेजी होगी, 220 के लक्ष्य के लिए करना है खरीदारी। तो चलिए कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में GIPCL, नतीजे काफ़ी बढ़िया है। नवीन फ्लोरिन नतीजे अनुमान से ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, 4,200 रुपये का लक्ष्य होगा। RECL आज रिलेटिवली एक सेफर ट्रेड साबित हो सकता है, 140 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और पूरा इंफ्रा सेक्टर फोकस में रहेगा, हम खरीदेंगे IRB इंफ्रा। बैंक ऑफ बड़ौदा में सेटअप काफ़ी बढ़िया, 115 का लक्ष्य है, निवेश के लिहाज से खरीदना M&M 1110 का लक्ष्य है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। डिफेंस सेक्टर की 2 कंपनियां HL और एस्ट्रा माइक्रो फोकस में रहेंगी। NBCC में भी खरीदारी करेंगे करीब 50 रुपये के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है, टेक्नोपिक, IRB इंफ्रा सेक्टर फोकस में रहेगा। इस स्टॉक का सेटअप टेक्निकल्स काफ़ी शानदार है, 270 के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे।